सर आई पीडीएफ हल्ला हो जाओ, शांत हो जाओ सब, हल्ला मत करो। नहीं हल्ला मत करो। वाइट की है सर, ठीक है ना? यस थोड़ा लाइट कोई बात नहीं। एक दिन चमकेंगे हम लोग भी। चलिए बताइए तो लास्ट कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? जनजाति सर, किसान आंदोलन पढ़ाने वाले थे तो ब्लाइंड कर दिया। किसान आंदोलन, ठीक है, उसका पीडीएफ भेज दिए थे टेलीग्राम पे। ठीक, पढ़े तो नहीं होंगे आप लोग। चलिए देखिए, किसान आंदोलन के बारे में हम लोग लास्ट पढ़े हुए थे, जिसमें 3-4 किसान आंदोलन आपको बताए थे। जैसे पहला बताए थे आपको किसके बारे में, तो नील विद्रोह के बारे में, ठीक है, जो 1859 और 60 में हुआ था नील विद्रोह। कब हुआ था नील विद्रोह? 1859 और 60, ठीक है। ये नील विद्रोह हुआ कहाँ था, तो ये बंगाल के क्षेत्रों में। कहाँ हुआ था? बंगाल के क्षेत्रों में, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिए कि ये जो बंगाल के क्षेत्र में ये जो नील आंदोलन हुआ था, इस नील आंदोलन के बारे में, जैसे कि इसमें दिगंबर भाई जो थे, ठीक है, कौन? हाँ, दिगंबर बंधु कहा जाता है उनको, ठीक है, दिगंबर बंधु। आइए, आना है कि जाना है? हाँ, जाना है, रुक जाइए, जाना है। चलिए अब आइए, दिगंबर बंधु जो है, इस दिगंबर बंधु ने, ठीक है, इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। इसके पीछे का कारण क्या था, तो नील की खेती, जबरन जो है अंग्रेज नील की खेती करवाते थे किसानों से, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात किए हुए थे कि जबरन नील की खेती जो करवाई जा रही थी, तो इसके मतलब लेके लोग विरोध करता है और यह आंदोलन चलाई जाती है 1959-60 में, ठीक है। इसके बाद आपको एक बताए थे 1917 का आंदोलन। कौन सा आंदोलन? कौन सा? 3 कठिया प्रणाली, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। और ये किस लिए हुआ था, तो ये हुआ था 3 कठिया प्रणाली के लिए, और ये भी नील से ही संबंधित था, ठीक है। इसमें क्या था कि जो नील की खेती थी, इसमें नील की जो खेती हो रही थी, वो नील की खेती किस टाइप से किया जा रहा था, जैसे 20 कट्ठा में 3 कट्ठा कंपलसरी कर दिया गया था कि नील की खेती करना ही है। अगर कोई किसान जो है वो 3 कट्ठा पे नहीं नील की खेती करना चाहेगा, तो उसको अंग्रेज जो है वो अपने हिसाब से ट्रीट करेगा, दंड देगा उसको, ठीक है। तो हर किसान को कंपलसरी कर दिया गया है कि किसी के पास अगर कम से कम 20 कट्ठा खेत है, तो उसमें से 17 कट्ठा पे उसको जो इच्छा हो खेती करे, लेकिन 3 कट्ठा पे नील की खेती करना होगा। इसको लेकर विरोध होता है, ठीक है। और ठीक है, गांधी जी यहाँ पर आते हैं और गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है, और इस नेतृत्व में गांधी जी सफल होते हैं, और यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह सफल होता है। नील वाला कहानी खत्म हो जाती है वहां से, ठीक है। उसके बाद एक बताए थे आपको 1918 में आंदोलन हुआ था, कौन सा? खेरा सत्याग्रह, ठीक है। देखिए, गुजरात का एक जगह है, कौन सा? खेरा, ठीक है। इसी खेरा वाले स्थान पे क्या हुआ था कि किसानों ने फिर से विद्रोह किया था। क्यों विद्रोह किया था? तो इसके पीछे का कारण था कि उस समय जो है वो गुजरात की में मतलब खेरा वाले क्षेत्र में फसल बहुत अच्छी हुई नहीं थी, ठीक है। अकाल टाइप का ऐसा मान लीजिए कि अकाल पड़ी हुई थी, ठीक है, फसल अच्छी हुई नहीं थी, और अंग्रेज जो है जबरदस्ती कह रहे थे कि नहीं, टैक्स हमको चाहिए ही, लगान चाहिए ही, और ऊपर से लगान बढ़ाने की भी बात कर रहे थे। तो इसको लेके वहां विरोध किया गया और फिर से बुलाया गया गांधी जी को, और यहां भी वो इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, और इस आंदोलन के नेतृत्व के बाद इस क्षेत्र को वो, ठीक है, अंग्रेजों से मुक्त कर देते हैं, ठीक है। तो आप एक ये भी और इसके बारे में भी याद रखिएगा, खेरा सत्याग्रह के बारे में। एक था कौन सा? तो बारडोली सत्याग्रह, ठीक है, बारडोली सत्याग्रह या फिर आंदोलन कह लीजिए। इसके बारे में याद रखिएगा कि इसका नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, इनके द्वारा ये
बारदोली सत्याग्रह होती है। और इस सत्याग्रह में क्या किया जाता है कि ये भी किसानों का ही मुद्दा था, लेकिन इस किसान के मुद्दा को संभालने वाले व्यक्ति सरदार पटेल थे, गांधी जी ने। इसी में याद रखिएगा कि यहीं पे वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। तो क्वेश्चन आता है कि ये वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा और कब दी गई थी? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इस मतलब उपाधि को देने वाली जो थी वो बारदोली की महिलाएं थी, ठीक है। बारदोली की महिलाएं जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। अब उस चीज को वहां से महिलाओं से उठा के गांधी जी जाके दे दिए थे, ठीक है। तो बीच में जो है ट्रांसफर करने वाले बने थे गांधी जी, ठीक है। तो बारदोली की महिलाओं के तरफ से गांधी जी ने, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था, ठीक है। तो ये किसान आंदोलन था। 2-3 यहां से याद रखिएगा, खत्म किसान आंदोलन, इतना ही हमें जानना था। हाँ, एकदम दाएं दाएं खत्म हो गया, ठीक है। इतना याद रख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बनने हो तो यहां से बन जाएंगे, ठीक है। आइए अब जो हमें मुख्य रूप से जो पढ़ना है, ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होगा? आज का टॉपिक, तो आज का टॉपिक होगा स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक होगा कांग्रेस का। चलिए, आज का हमारा टॉपिक होगा कांग्रेस का, जिसको आप कह सकते हैं क्या? तो आप कह सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम। देखिए, भारत की स्वतंत्रता संग्राम जो है वो 3 चरणों में चलती है। कितने चरण में? 3 चरणों में चलती है, ठीक है। पहला जो स्टेप था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, वो था 1885 से लेकर 1905 तक। लगभग ये जो टाइम पीरियड था, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला चरण था, ठीक है। यहां से जो है लोगों के मन में इस बीच में पहली बार आया था कि नहीं, हमें आजाद होने हैं। इससे पहले लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चलता था, बस सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे। लेकिन पूरे भारतवर्ष में पहली बार लोगों के दिमाग में ख्याल आया था कि हमें आजादी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो स्टेप था, ठीक है, वो 1905 से लेकर 1919 मान लीजिए, ठीक है। ये जो स्टेप था, ये सेकेंड स्टेप था स्वतंत्रता संग्राम का, ठीक है। और स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम चरण जो था वो 1919 से लेकर 1947 तक। और फाइनली 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया जाता है और हम लोग आजाद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे स्वतंत्रता संग्राम की 3 स्टेप। हम बात करेंगे इसके जो पहले चरण है, जो इसके प्रथम चरण है, इस प्रथम चरण के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो हमारा आज का जो क्लास होगा ये प्रथम चरण के बारे में, पहले इसके बारे में हम देख लेंगे, फिर उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। कम से कम 2 क्लास आपको इसमें लगेंगे, ठीक है। और उम्मीद है, ठीक है, कि 1905 से 19 तक, ठीक है, 1 या 2 क्लास में ये भी निपट जाएगा। मैक्सिमम हम 2 लेके चल रहे हैं, बाकी 3 क्लास आपके ये लगेंगे। तो 3, 2, 5 और 2, 7, 1 घटा लीजिए, कम से कम 6 दिन का और एक क्लास है आपका, और आधुनिक भारत का चैप्टर खत्म, ठीक है। मे बी, ठीक है। चलिए, बाकी वो मूड पे डिपेंड करता है। कभी कभी पढ़ाने जाते हैं तो कुछ ज़्यादा ही पढ़ा देते हैं, कभी कभी पढ़ाने का थोड़ा सा कम। और आपके भी मूड पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितना कैच करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे पहले छटपटाना शुरू हो गए थे चिड़ै की तरह, मैनी की तरह आप लोग, ठीक है। हाँ, तो इस सब पे भी डिपेंड करता है कि आपका सिलेबस कितना जल्दी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। बाकी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। हाँ, हम आराम से पढ़ेंगे, एकदम बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि 2 दिन में हमें भी मालूम है कि ना आपका जॉब होने वाला है ना मेरा कुछ होने वाला है, ठीक है। तो समय दीजिएगा, किसी भी चीज़ पे ज़्यादा, जितना अच्छा से समय दीजिएगा उतना बढ़िया से आपका कंटेंट क्लियर होगा। चलिए, तो आइए हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? तो कांग्रेस के बारे में। हमारा टॉपिक रहेगा आज का क्या? कांग्रेस। ठीक है। चलिए, कांग्रेस से संबंधित कुछ बातें आप याद रखिए। होता क्या है कि जब 1857 की क्रांति होती है, तो 1857 की क्रांति एक अनएक्सपेक्टेड क्रांति थी। मतलब लोग उम्मीदें नहीं किया था कि इतना भयंकर क्रांति हो सकता है,
ठीक है। अच्छा, मतलब अंग्रेज लोग ऐसे ही स्वस्थ होकर बैठा हुआ था, चलो कोई दिक्कत नहीं, भारत के लोग जो है वो चुपचाप हमारी सारी बातों को एक्सेप्ट करते हैं, गुलाम बने हुए हैं, चुपचाप बने रहते हैं, ठीक है, विरोध नहीं करते हैं, ठीक। लेकिन 1857 की क्रांति अचानक जो है हो गया, कभी इधर से कभी उधर से, कभी उधर से, कब किधर से होता था अंग्रेजों को भी नहीं पता चलता था। तो यहाँ एक बात क्लियर हो गई कि भारतीयों के दिमाग में थोड़ी बहुत विरोधाभास की व्यवस्था पनप रही है। अगर ऐसे ही विरोध की वाली भावनाएं उनके अंदर पनपती रही तो बहुत जल्द ऐसा होगा कि हमें भारत छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से 1857 की क्रांति उन लोगों ने दबाया था। अगर 1857 की क्रांति अलग अलग अगर पार्ट में नहीं होता, अगर 1857 की क्रांति अलग अलग मतलब चरणों में नहीं होता और अलग अलग समय पे नहीं होता, ठीक है, तो शायद ये उसी समय आंदोलन जीता जा सकता था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि आज कानपुर में हुआ, कल इलाहाबाद में हुआ, परसों दिल्ली में हुआ, फिर रायबरेली में हुआ, ऐसे करके अलग अलग जगह पे अलग अलग समय में आंदोलन हुए। इस वजह से अंग्रेजों के पास पूरा समय था इस आंदोलन को दबाने का, तो बहुत बढ़िया तरीके से दबा दिए। और अंग्रेजों की सेना बहुत अच्छी थी, कोई संदेह वाली बात नहीं है इसमें, क्या, तभी तो उन लोगों ने बंगाल को परास्त किया था, मैसूर को परास्त किया था, कर्नाटक को परास्त किया था, ठीक है, फ्रांसीसियों को परास्त किया था। तो ऐसे करके इन लोगों ने परास्त किया था, तो इनकी सेना बहुत अच्छी थी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा देखा जा रहा था कि हो सकता है कि भविष्य में जैसे 1857 की क्रांति हुआ था, भविष्य में फिर से कोई क्रांति हो। तो इस क्रांति से बचने के लिए कुछ अंग्रेज लोगों ने ही कुछ मतलब बुद्धि लगाना शुरू किया। उसी में एक अंग्रेज अधिकारी था, एक अंग्रेज अधिकारी था, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी ऑफिसर। कौन था वो अंग्रेज अधिकारी? तो नाम याद रखेंगे, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था क्या? A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। A.O. ह्यूम अर्थात एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है, इनके द्वारा क्या किया गया कि एक पार्टी बनाई गई कांग्रेस नामक, ठीक है, एक संगठन बनाया गया, किसके नामक? कांग्रेस नाम की, ठीक है। तो ये कांग्रेस का गठन जो है वो किसके द्वारा? तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया। तो क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे, कांग्रेस की स्थापना जो है वो कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना किया गया। कहां का व्यक्ति था? याद रखिएगा कि A.O. ह्यूम जो है ये स्कॉटलैंड का निवासी था। ये कहां का? स्कॉटलैंड का निवासी था, ठीक है। और आज का आपका ये होमवर्क हो गया कि खोज के आइएगा कल कि स्कॉटलैंड प्रेजेंट में कहां है, पूरी दुनिया पे खोज के आइएगा। आपको पूरी दुनिया घूमने की आवश्यकता नहीं है, 10 रुपया के मैप खरीद लीजिएगा, अगर होगा तो ठीक है, ना होगा तो खरीद लीजिएगा, खोज लीजिएगा वहां स्कॉटलैंड क्या है। या उस 10 रुपया से भी बचना चाहे तो सबके हाथ में मोबाइल होवे करेगा, तो एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा, मैप देख लीजिएगा, मिल जाएगा। बस हम कल देखना चाहेंगे कि ये पता है कि नहीं, ठीक। चलिए, A.O. ह्यूम के बारे में बात करेंगे। तो A.O. ह्यूम यहीं के निवासी था, ये एक अंग्रेज ऑफिसर था, ये ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी बन के भारत आया था और भारत के व्यवस्थाओं में ये अपना सहयोग देता था, ठीक है। लेकिन 1857 के बाद ये देख रहा था कि धीरे धीरे भारत की व्यवस्था वो चेंज होते जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से एक बार ऐसा ही आंदोलन हो, और इस बार आंदोलन हुआ तो अंग्रेज को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है, समय बीतने के बाद लोग और ज्यादा मैच्योर होने लगते हैं। लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना बहुत पहले जग चुकी थी, अब उस राष्ट्रवादी भावना धीरे धीरे फैल रहा था पूरे के पूरे भारत में, जनसंख्या भी बढ़ रही थी। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि अगर भविष्य में दोबारा कोई ऐसा क्रांति होता है 1857 की तरह, तो इस बार पूरा के पूरा भरोसा है कि अंग्रेज को भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इस चीज से बचने के लिए अंग्रेजों ने एक प्लान बनाया कि हम क्या करते हैं कि एक संगठन बनाते हैं, और उस संगठन में भारत के जितने भी मतलब जाने माने नेता लोग हैं, सभी नेताओं को हम क्या करेंगे? सभी नेताओं को शामिल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप फोन बैग में रखिए, तो हाँ अलका जी आप ही से कह रहे हैं, फोन बैग में रख लीजिए, ठीक। हाँ, अब इधर कंसंट्रेट कीजिए। क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, अब क्या किया गया कि कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे, मतलब भारत को उस टाइम पर जितने भी, कांग्रेस तो अभी बनी नहीं थी, भारत के जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे, उन सभी महत्वपूर्ण नेताओं को एक जगह बुलाया गया, ठीक है। इनको एक पार्टी बना के दे दी गई, और इस पार्टी में अंग्रेज को भी शामिल कर दिया गया। इनका मकसद ये था कि भविष्य में जब ये लोग किसी भी प्रकार का कोई योजना बनाएगा अंग्रेजों के खिलाफ में, तो हमें बिल्कुल पता चल जाएगा,
क्या इसमें कुछ अंग्रेज भी रहेंगे, जाके चुंगलाइए देगा उसको, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे भारत में भी ऐसे लोग थे, ठीक है, जो कुछ भी होता था तो अंग्रेजों को जाके सारी चीज बता देता था, ठीक है। तो इन लोगों ने एक पार्टी बना दिया जिसमें सारे के सारे क्या हो, भारतीय नेता हो, जो भविष्य में अंग्रेजों का विरोध कर सकता हो, उसको एक जगह लाके कर दिया गया ताकि जरूरी पड़ने पर एक ही साथ सबको पीटा जा सके, ठीक है। तो खुरपात दिमाग यहां पर लगाया जा रहा था, किसके द्वारा, तो अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। देखिए 1857 की क्रांति के बाद ना ऐसा देखा गया कि अंग्रेज लोग मुसलमानों से बहुत ज्यादा चिढ़ गया था, ठीक है। तो इसके बाद आप देखिएगा, जब आप इतिहास पढ़ेंगे 1857 से 85 के बीच में, तो इसमें क्या देखा गया कि अंग्रेज हर तरफ से मुसलमानों को टॉर्चर कर रहा था, ठीक है, ताकि वो बहुत आगे ना बढ़ पाए। ऐसा लगता क्या था कि मुसलमान जो है इसी के द्वारा जो है ये 1857 की क्रांति इतनी भयंकर लेवल से फैलाई गई है, क्योंकि कुछ ऐसे विद्रोही थे उस समय पे मुस्लिम जो इसको ज्यादा से ज्यादा लेवल पर लेके गए थे। और दूसरी बात कि इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था कौन, तो बहादुर शाह जफर, ठीक है। और बहादुर शाह जफर जो था वो, ठीक है, खुद एक मुसलमान था। तो ऐसा लोगों को लगता है कि वो मुसलमान था, अंग्रेजों को भी लग रहा था कि वो मुसलमान था, तो बाकी जो भी मुसलमान थे सब उसी के खानदान है। अभी भी लोगों को ऐसा लगता है कि जितने भी, कुछ लोग, सब लोग तो नहीं, लेकिन कुछ लोग को आज भी भारत में ऐसा लगता है कि जितने भी भारत में मुस्लिम है वो सब मुगलों के खर खानदान है। अरे नहीं है भाई, वो चोर डकैत था वो, ठीक है। मुगल लोग जो था वो चोर डकैत था, ठीक है। हमारा जो खानदान रहा होगा, ठीक है, चोर डकैत नहीं रहा होगा, ठीक है, हमको भरोसा है इस बात की, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या होता है कि 1857 की क्रांति के बाद, ठीक है, मुसलमानों की लोकप्रियता जो है अंग्रेजों के लिए समाप्त हो जाती है। तो अंग्रेज चाह रहे थे किसी भी प्रकार से मौका मिले कि इनको टॉर्चर करे, और इसी टॉर्चर करने के बहाने से इन लोगों ने कांग्रेस का मतलब स्थापना किया था, जिसको कोशिश किया था ये लोग कि पूर्ण रूप से इसको एक हिंदू संगठन बना दिया जाए, ठीक है। और जब ये हिंदू संगठन बनेगा तो मुसलमान जो होगा इससे विरोध होगा और ये लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे। वही बात फूट डालो और शासन करो की नीति, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम यहां पर लगाया जा रहा था, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन होता क्या है कि कांग्रेस की जैसी ही स्थापना होती है, इसमें हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, और दोनों मिलकर एक साथ चलाने लगते हैं। फिर यहां अंग्रेजों को तकलीफ होती है, उनको लगने लगता है कि नहीं, ये सब भी ठीक आदमी नहीं है। उसके बाद वो क्या करेगा कि वह फिर से मुसलमानों को चढ़ाना शुरू करेगा, ठीक है। और 1890 के आसपास से ही चढ़ाना शुरू करता है, और फाइनली 1905-6 आते आते मुसलमानों का भी एक अलग संगठन बनवा देता है, जिसको मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये कांग्रेस में रहा, संगठन बनाने का प्रयास किया, लेकिन असफल हो गया। जब ये आया यहां मुस्लिमों के पास, यहां एक संगठन बना दिया मुस्लिम लीग, और इसमें वो पूर्ण रूप से सफल रहा है, क्योंकि मुस्लिम लीग जो था वो पूर्ण रूप से मुस्लिमों के हिमायती ही बन के रहा था। हालांकि हिमायती क्या, ऐसा कह लीजिए कि जो भी लोग थे, ठीक है, स्वार्थी टाइप का व्यवस्था उसमें चल रहा था। और दूसरी बात क्या है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों की व्यवस्था को ही आगे बढ़ाया जा रहा था, जबकि कांग्रेस जो थी वो पूरे के पूरे भारत को लेकर चल रहा था। हाँ, ये भी बिल्कुल मतलब अछूता नहीं है कि कांग्रेस जो था उसमें हिंदुत्व लोग नहीं आए थे, बीच बीच में कुछ ऐसे भी लोग आए थे कांग्रेस में जो बहुत ज्यादा हिंदू धर्म को फॉलो करता था, जिसको लेके हिंदू मुस्लिम में टकराव कभी कभी बढ़ गए थे बीच में, ठीक है। चलिए, तो यहां पर याद रखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। अब क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस की स्थापना कब की गई, याद रखेंगे 1885 में। कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया जाता है, किसके द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा। कहां किया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। एक पूना में विद्यालय था, ठीक है, उस विद्यालय का नाम था गोकुलदास तेजपाल विद्यालय, ठीक है। गोकुलदास तेजपाल जो विश्वविद्यालय था, ठीक है, इसी विद्यालय में क्या किया गया था कि एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसको कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो था, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो था वो कहां हुआ था, तो याद रखेंगे कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था, तो वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, ठीक है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था। इस संस्कृत विद्यालय में ये पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था कहां पर,
चलिए, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब पूछे कि ये था कहां, तो याद रखेंगे ये कहां था, तो ये पूना में था। कहां? पूना, पूना नहीं, बंबई, बंबई। ठीक है, देखिए पूना में ये अधिवेशन होना था, लेकिन पूना में एक बीमारी फैल गई, प्लेग बहुत अधिक मतलब फैल गया, जिस कारण से इस अधिवेशन को वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। कहां? तो बंबई में, और इसी विद्यालय में पहला होता है यहां पर। ठीक है, पहला अधिवेशन होता है। तो यहां से अब क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे, और अब हम जो है एक एक करके जो है इन सारे चीजों के बारे में देखेंगे। एक और क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस शब्द जो है, ये कांग्रेस शब्द कहां से लाया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे कांग्रेस शब्द जो है ये किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भी थे, भाई भी थे, और नौरोजी भी थे। ठीक है, तो दादा एक और होना चाहिए बीच में, पप्पा, क्या बाप दादा भाई तीनों। तो दादा भाई नौरोजी जो है, इनके द्वारा जो है ये कांग्रेस वर्ड दिया गया था। कांग्रेस जो है ये, इसका मतलब क्या होता है कि जनता का एक ग्रुप मान लीजिए। ठीक है, जनता का एक ग्रुप। अमेरिका का जो संसद है ना, उस संसद का नाम है क्या? कांग्रेस। ठीक है, तो कांग्रेस का साधारण सा मतलब होता है कि ये जनता का एक ग्रुप है, ये समूह है ये। ठीक है, तो वहीं से इस वर्ड को दादा भाई नौरोजी लाए थे, और इन्होंने इस संगठन का नाम रख दिया था क्या? कांग्रेस। ठीक है, बाकी इसको बनाया किसने था? एओ ह्यूम बनाया था। क्लियर? चलिए, तो यहां से संगठन बनी। इसके कांग्रेस के स्थापना में एक और आदमी थे जिनका अच्छा खासा यहां पर रोल माना जाता था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, इनका भी नाम आता है कांग्रेस की स्थापना में। ठीक है, बाकी अगर पूछे कि ये किसके दिमाग की उपज थी, तो एओ ह्यूम के दिमाग की उपज थी। इसी के द्वारा पहली बार ये ख्याल लाया गया था कि हमें क्या बनाना चाहिए? एक संगठन बनाना चाहिए। ठीक है, अब इसको अंग्रेज अपने हिसाब से देखते थे, भारतीय अपने हिसाब से देखते थे। जैसे अंग्रेज तो बताएं कि ये बनाया था भारतीयों को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में बहुत सारा चींटी हो गया है। ठीक है, आपको मतलब आता है कहीं से काट के भाग जाता है, आपको पता ही नहीं कितना चींटी और कहाँ कहाँ भाग जाता है। ठीक है, तो सबको एक साथ बुलाइए और निपटा दीजिए। इसके लिए क्या करना है कि बस गुड़ लेके आइए, मीठा लेके आइए, चीनी लेके आइए। ठीक है, रूम में कहीं एक जगह रख दीजिए, तो एक देर बाद कहीं भी होगा सारा एक जगह गुलिया जाएगा। क्या? तो ऐसे ही अंग्रेज करने वाले थे, लेकिन दिक्कत था कि जो चींटी बिटराया था इस समय, वो काफी होशियार चींटी था ये। ठीक है, वो भी पूरा प्लान बनाइए के गया था कि देखेंगे कि भीड़ लग रहा है, उससे पहले ही हम अपना गुड़ लेके वापस भागेंगे। वहां बैठ के खाए नहीं करेंगे, माथा पर ला देंगे, लेके वापस चले आएंगे। तो यहां पर भारतीय भी इसको अपने अवसर के रूप में देख रहे थे, और अंग्रेज भी अवसर के रूप में देख रहे थे। तो दोनों जो है एक तरह से इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा था। ठीक है, चलिए अब आइए, अब यहां से होता क्या है कि कांग्रेस के अधिवेशन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए थे, और उनमें से जो जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए हर साल कांग्रेस की बैठक होती थी। 85 में स्थापना होती हुई, और हर साल कांग्रेस की बैठक हुई। 85 के बाद 86 में, 87 में, 88 में, 89 में, हर साल। कब तक? तो जब तक देश आजाद नहीं हो गया, तब तक कांग्रेस का मतलब ये बैठक चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। ठीक है, तो इन सारी बैठकों में सब तो हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सब पढ़ना हमारे बस में है भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है हम उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर किसी को कीड़ा काटे कि नहीं हमें पूरा पढ़ना है, तो आप जाइएगा, कोई किताब उठा लीजिएगा, गूगल उठा लीजिएगा, वहां सर्च कर लीजिएगा गूगल पे कांग्रेस की अधिवेशन है, सारी की सारी कांग्रेस की अधिवेशन वहां आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सारी चीज जाके वहां पढ़ लीजिएगा। बाकी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हम कोशिश करेंगे यहां पर पढ़ लेने की, खत्म कर लेने की। ठीक है, आइए इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन के बारे में। ठीक है, तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के बारे में दो चार बातें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले कि ये हुआ कहां था? बंबई में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको यही बन जाएगा कि हुआ कहां था, जगह। तो याद रखेंगे बंबई में हुआ था। ये कहां? बंबई में। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि हुआ कब था, तो 1885 में। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखेंगे इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? उमेश
चंद्र बनर्जी, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम WC बनर्जी कहते हैं। तो इन्हीं के द्वारा कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया जाता है, ठीक है। तो ये अध्यक्ष बने थे। अब जरा सोचिए कि अंग्रेज लोग ये जो व्यवस्था लाया था कांग्रेस वाली, एक संगठन बनाया था, इसको बनाने वाला ये जो एओ ह्यूम था, ये काहे नहीं अध्यक्षता करता है इसका? बनाया तो यही था, तो चाहता तो ये भी अध्यक्ष बन सकता था, लेकिन ये अध्यक्ष नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि इन्हें पता था कि कांग्रेस बनाए हम ही है, लेकिन कांग्रेस जो है वो भारतीयों का संगठन है, ठीक है। तो कभी भी जो है पूरी की पूरी भारतीय मतलब भारत के लोग जो है वो, ठीक है, एक अंग्रेज नेता को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अंग्रेजों की स्थिति क्या थी सब जानता था, ठीक है। इनके द्वारा किस टाइप की विशेषता मतलब चलाई जाती थी व्यवस्था सबको पता था। तो यहाँ पे इन्होंने मतलब ये जो एओ ह्यूम था, इसने खुद को अध्यक्ष ना बना के अध्यक्ष किसको बनाया? WC बनर्जी। फिर वो क्या था तो याद रखेंगे 1885 से वो, ठीक है, लगभग 1909-10 के आसपास तक वो कांग्रेस का महासचिव बना रहा था, ठीक है। तो सचिव के पद पे वही था, मतलब इनडायरेक्टली आप कह लीजिए कि कांग्रेस का मैनेजमेंट जो है वो वही करता था एओ ह्यूम, ठीक है। तो फिलहाल याद रखिए कि अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? तो गोमेश चंद्र बनर्जी को चुना गया था, ठीक है। तो यहां इसके बारे में आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद, ठीक है, अगला आइए दूसरा, ठीक है, दूसरा अधिवेशन। अगर दूसरे अधिवेशन की हम बात करें, ये दूसरा अधिवेशन कहां हुआ था, तो याद रखेंगे दूसरे अधिवेशन के बारे में। कहां हुआ था? कलकत्ता। चलिए दूसरे अधिवेशन की हम बात करेंगे। तो दूसरा जो अधिवेशन था इसका, दूसरा अधिवेशन कहां होता है? तो याद रखेंगे कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहां होता है? कोलकाता में। साल याद रखने की आवश्यकता है नहीं, बस अगले साल, ठीक है। दूसरी बात है मतलब क्या कि 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन है। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे इसकी जो अध्यक्षता है, किसकी अध्यक्षता? दूसरे अधिवेशन की। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जो है ये कौन से व्यक्ति थे? तो याद रखिएगा ये एक पारसी व्यक्ति थे, ठीक है। पारस फारस वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से बिलोंग करते थे, ठीक है। खासकर जो अफगानिस्तान का जो क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है, तो उधर से ही बिलोंग करते थे ये, और ये भारत में बस गए थे, भारत में रहते थे, और इन्होंने दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किया, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आए कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो याद रखिएगा किसको? दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी जो है, ठीक है, 2-3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे ये। एक बने थे 86 में, उसके बाद एक बने थे 1893 में, ठीक है। उसके बाद एक ये बने थे 1900 एक 93 और एक 1906, ठीक है। तो 86, 93 और 1906 ये 3 बार जो है दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि दादा भाई नौरोजी जो है कब कब अध्यक्ष बने थे? तो याद रखिएगा इस 3 टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में दादा भाई नौरोजी आए थे, क्या? चलिए, तो यहां से आप याद रख लीजिएगा इसके बारे में। क्वेश्चन एक और आता है कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन? WC बनर्जी, ठीक है, WC बनर्जी, ठीक है। अब आइए तीसरे मतलब अधिवेशन की तरफ हम चलेंगे। तीसरा जो अधिवेशन है, ठीक है, तीसरा अधिवेशन क्या था? तीसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आप याद रख लेंगे कि तीसरा अधिवेशन हुआ कहां, ठीक है। तो कहां होता है ये? मद्रास में होता है, ठीक है। और दूसरा वही क्वेश्चन कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, ठीक है। याद रखेंगे कि बदरुद्दीन तैयब, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। किसके द्वारा? बदरुद्दीन तैयब के द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है यहां से, तो याद रखिएगा कि बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, इनके द्वारा कांग्रेस का, ठीक है, तीसरा अधिवेशन किया गया। और इससे क्वेश्चन क्या बनता है? तो क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है, कांग्रेस के प्रथम
मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। ठीक है, अगर पूछे कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष तब दादा भाई नौरोजी, और सीधे कांग्रेस का अध्यक्ष पूछा जाए तब। चलिए आइए अगले अधिवेशन पे हम चलेंगे। अगला अधिवेशन जो था, ठीक है, देखिए ये अधिवेशन जो था ये 86-87 में ये अधिवेशन हुआ था। ठीक, एक अधिवेशन हुआ था, ठीक है, चौथा, ठीक है, चौथा अधिवेशन। ठीक है, ये अधिवेशन देखिए पहला जो होता है वो कहां होता है? तो पहला होता है बंबई में, दूसरा कहां होता है? कलकत्ता में, तीसरा कहां होता है? मद्रास में। ठीक है, तो बंबई, कलकत्ता, मद्रास, बंबई, कलकत्ता, मद्रास है। और ये तीन क्षेत्र थे जो उस समय पर बहुत ज्यादा फेमस थे, पॉपुलर क्षेत्र था ये। ठीक है, बंबई का क्षेत्र हो गया, ठीक है, वो प्रेसिडेंसी था अंग्रेजों का सबसे बड़ा। ठीक है, उसके बाद ठीक है ये जो मद्रास वाला क्षेत्र हो गया, कलकत्ता वाला क्षेत्र हो गया, ये तीन ऐसे क्षेत्र थे जो उस समय पे काफी फेमस थे। कलकत्ता तो राजधानी ही हुआ करती थी उस समय पर अंग्रेजों की। ठीक है, चलिए इसके बाद चौथे अधिवेशन की बात करेंगे। तो बताइए चौथे अधिवेशन जो है ये कहां हुआ है? ये इलाहाबाद। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो है ये, ठीक है, एक था कोई झंडूबाम, ठीक है, नाम क्या था उसका? जॉर्ज यूल। ठीक है, इसके द्वारा जो है चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किया जाता है। और यहां से भी क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो याद रखेंगे कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? वो जॉर्ज यूल। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी दो चार बात याद रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट ये है नहीं। ठीक, आइए इसके बाद, अब इसके बाद सीधे हम अगला अधिवेशन जो याद रखेंगे वो 1896 का अधिवेशन हम याद रखेंगे। ठीक है, 1896 का कांग्रेस अधिवेशन, ठीक, इसके बारे में हम याद रखेंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। इससे पहले भी एक था, नहीं दादा भाई नौरोजी नहीं, इससे पहले था 93 में। इसमें कौन आएंगे? तो इसमें आएंगे रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है, सबसे पहले ये होता कहां है? ये कलकत्ता में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा इसकी अध्यक्षता जो किया गया था किसके द्वारा? तो उस व्यक्ति का नाम था रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है, इसके द्वारा जो है कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। अब यहां क्वेश्चन आता है कि यह अधिवेशन इतना फेमस क्यों रहा? तो इस फेमस होने के पीछे कारण क्या था? तो याद रखिएगा कि इस अधिवेशन में पहली बार, हाँ वंदे मातरम, वंदे भारत नहीं, ट्रेन नहीं चल रहा है मोदी जी का। ठीक है, वंदे मातरम जो है ये वंदे मातरम गीत पहली बार यहीं गाया गया था। और आपको पता होगा कि वंदे मातरम जो गीत है वो वंदे मातरम गीत क्या है? भारत का हमारा राष्ट्रीय गीत है वो। ठीक है, पहली बार कौन गाया था? ठीक है, तो इसी अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, जो इस अधिवेशन में जितने भी लोग शामिल थे उनके द्वारा। अब कौन कौन लोग थे? तो जाइएगा गूगल पे एक बार सर्च कीजिएगा कि ठीक है 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में किन किन लोगों ने भाग लिया था। वहां आपको 2-2,500 लोगों के नाम आ जाएंगे, लिख लीजिएगा, कॉपी में रट लीजिएगा। ठीक है, हाँ ठीक ठाक लोग शामिल हुए थे इसमें। ठीक है, बाकी अगर शॉर्टकट में जानने हो तो याद रखिएगा कि ये इस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में जितने भी लोग शामिल हुए थे उनके द्वारा ये गीत गाया गया था। हाँ, क्वेश्चन ये बनता है कि गीत लिखा कौन है? ये आप पूछिए, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखा गया होगा ये। ठीक है, तो ये याद रखिएगा किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, इनके द्वारा जो है ये लिखा गया था। ठीक है, अब पूछा था कहां लिखा गया था? तो इनकी एक पुस्तक थी, बंकिम चंद्र चटर्जी की एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था आनंद मठ। आनंद मठ। क्या हुआ यार? तू नाम लिखवाओ, कटवा के नर्सरी में नाम लिखवाइए जाइए। एक नाम कटवा के नर्सरी में लिखवाइए शायद। ठीक,
चलो हल्ला नहीं, क्या सन्यासी आंदोलन, हाँ वो बेलूर मठ किताब था। वो सन्यासी आंदोलन जो था ना वो बेलूर मठ किताब था वो, ठीक है, वो भी बंकिम चटर्जी के द्वारा ही था ये, ठीक है। आनंद मठ सन्यासी विद्रोह में, ठीक है, अच्छा देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। एक था बेलूर मठ और एक था आनंद मठ, ठीक है, दोनों के दोनों किताब उन्हीं की है, ठीक है, हाँ ठीक कह रहे हो। आनंद मठ ही था वो भी सन्यासी विद्रोह, उसका जिक्र भी इसी किताब में देखने को मिलता है, ठीक है। आनंद मठ किताब में सन्यासी विद्रोह का भी जिक्र है और उसी में एक गीत लिखा गया था, क्या, वंदे मातरम। अब किताब है तो किताब में जाहिर सी बात है कि ये बहुत सारी टॉपिकों के बारे में लिखा गया हो, ठीक है, उसी में से एक टॉपिक था क्या, आनंद मठ वंदे मातरम, ठीक है। अब इसी चीज को यहां पर एक्सेप्ट कर लिया गया। एक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी क्या बनी रहती है कि खासकर ऐसा देखा जाता है कुछ मुस्लिम लोग ऐसे होते हैं जो इस गीत को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है, उनका कहना होता है कि ये गीत हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हालांकि ये पहले होती थी, अब ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन कुछ आज भी कट्टरता के लोग ऐसे हैं जो ऐसा कहते हैं कि वंदे मातरम गीत हम नहीं गाएंगे, ठीक है। इसके पीछे का कारण वो देते हैं कि वंदना जो होता है ना, वंदना किसी एक का किया जाता है, ठीक है, मतलब जिसको आप सबसे मतलब अधिक पूजनीय मानते हो, ठीक है, उसकी वंदना की जाती है, ठीक है। तो मुस्लिम लोगों का कहना है कि हम लोग, ठीक है, वंदना एक का करते हैं, किसका, तो खुदा का, उसके अलावा किसी का वंदना नहीं कर सकते हैं। तो ये लॉजिक देके वो लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन सब लोग की हम बात नहीं करें, कुछ गिने चुने 2-4 लोग हैं, बाकी लोग ठीक है चलते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, समय के हिसाब से सब कुछ परिवर्तित होते रहता है, ठीक है। तो वंदे मातरम गीत, अब देखिए वंदे मातरम गीत वहां गाया गया था जिसके अध्यक्ष कौन थे, रहमतुल्लाह सियानी, खुद एक मुस्लिम थे ये, ठीक है। तो वहां जो है ये ऐसा कोई कंट्रोवर्सी आया नहीं था, कंट्रोवर्सी बाद में आने शुरू हो गए, ठीक है। हालांकि जो था ये वंदे मातरम जो गीत है, ठीक है, उस समय हिंदी में लिख के पेश किया गया था, ठीक है। अभी जो है शायद संस्कृत में है ये गीत, ठीक है, लेकिन उस समय ये जो गीत हिंदी में लिख के दिया गया था। तो हिंदी में जब इनसे पढ़वाया गया अध्यक्ष महोदय से और पूछा गया कि कोई दिक्कत है, तो इनका लगा कोई दिक्कत नहीं है और इसको पास कर दिया गया। बाद में जब ये संस्कृत में लॉन्च हुआ तब लोग इसका विरोध करना शुरू कर दिए। मतलब क्या है कि हमारी मानसिकता सिर्फ और सिर्फ एक भाषा पे टिकी हुई है, भाषा बदल जाता है, हमें व्यवस्था खराब लगने लगते हैं, ठीक है, बाकी है सारी चीजें अच्छी। चलिए, तो आनंद मठ जो किताब है इसमें वंदे मातरम का जिक्र किया गया था, याद रखेंगे। तो 1896 का अधिवेशन कलकत्ता में किया गया था, रहमतुल्लाह सियानी इसकी अध्यक्षता किए थे और इसी अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया गया था, ठीक है, जो किसके द्वारा लिखा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। क्लियर। चलिए अब आइए, एक अधिवेशन 1905 का याद रखिएगा, 1905 का, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन। 1905 के कांग्रेस अधिवेशन जो है ये किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है। तो सबसे पहले तो याद रखिए कि ये जो है हुआ कहां था, ये ठीक है, तो याद रखेंगे ये बनारस अधिवेशन के नाम से फेमस है ये, ठीक है। ये कहां हुआ था, तो बनारस में हुआ था। अब क्वेश्चन आता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखेंगे इनके अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ये गोपाल कृष्ण गोखले इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे ये, ठीक है। तो क्वेश्चन आया कि 1905 का जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और गोपाल कृष्ण गोखले एक अच्छे खासे मतलब के नेता माने जाते थे, इसलिए इनके द्वारा जो अध्यक्षता की गई कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बाकी इस अधिवेशन की कोई विशेष बात नहीं है। अभी तक जितना भी कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, इन सारे अधिवेशन में ऐसा देखा जा रहा था कि सारे कांग्रेस के अधिवेशनों में लोग बैठते थे, ठीक है, एक साथ बैठते थे, किसी टॉपिक पे चर्चा होती थी, अपना चाय नाश्ता करता था, लोग बिस्कुट खाता था, चल जाता था घर। ये कांग्रेस की मतलब शुरुआत के अधिवेशनों की ये काम थी, ठीक है, जिसमें कांग्रेस के मेंबर आए, बैठे, ठीक है, चाय पिए, नाश्ता किए, खाना खाए, सब अपने अपने घरे, कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकल के आता था। लेकिन 1905 के बाद जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का दूसरा चरण शुरू होता है। क्यों? क्योंकि अब यहां कुछ आंदोलनकारी आते हैं, कुछ क्रांतिकारी आते हैं और उन क्रांतिकारियों के द्वारा जो है 1905 के बाद भारतीय स्वतंत्रता में एक अलग रूप देखने को मिलती है। जैसे आप लोग सुने होंगे किसके बारे में, तो आप लोग सुने होंगे बाल गंगाधर तिलक के बारे में,
ठीक है। इस समय 1905 के बहुत ही बेहतरीन नेता थे कौन? तो बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक। अब आइए इनके बारे में देखिए। 1905 से कांग्रेस में जो है ना एक कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी, ठीक है। मतलब 1905 में ही देखा गया था कि कांग्रेस के लोग आपस में झगड़ना शुरू कर दिए थे। क्यों झगड़ना शुरू कर दिए थे? क्योंकि देखिए 1905 में कांग्रेस के कुछ लोगों का मानना था कि बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। जबकि कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, बाल गंगाधर तिलक को नहीं बनाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो है, ठीक है, ये थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट सोच के थे। एक्सट्रीमिस्ट कहने का मतलब गरम दल के लोग थे ये, ठीक है। मतलब किसी भी काम के लिए लोग अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन 1885 से लेकर 1905 के बीच में जितने भी कांग्रेस के मुख्य नेता आए, उनका काम क्या था कि वो कांग्रेस के सामने जाके बैठ के गिड़गिड़ाते थे कि महोदय हमें ये अधिकार आप दे दीजिए। अगर कांग्रेस की कोई व्यवस्था उनको गलत लगती थी तो चिट्ठी लिखते थे कांग्रेस को कि आप इसको सुधार लीजिए, ये अंग्रेज को। अगर अंग्रेज नहीं सुधारता था तो फिर से चिट्ठी लिखते थे। तो बैठ के ये लोग ऐसा ही काम करते रहता था। लेकिन क्या होता है कि जैसे 1905 का समय आता है, अब कुछ नए नेताओं का आगमन होता है इसमें। हालांकि 1896 से ही बाल गंगाधर तिलक जी लोग का आगमन हो चुका था, लेकिन 1905 आते आते कांग्रेस पूर्ण रूप से जो है एक्सट्रीमिस्ट से भर गया। अब वहां पर जो है गरम मिजाज के कुछ लोग आ गए थे, ठीक है, जो लोग जिनका मानना था कि स्वराज हमारा जो है वो अधिकार है, हम लोगों से भीख में नहीं मांगेंगे, ठीक है। कोई बाहर वाला आके हमारे घर में बैठा हुआ है, हम उससे क्यों प्रार्थना करने जाए कि तुम मेरा घर छोड़ के चले जाओ। अगर नहीं मान रहा है तो उठाओ, बोरा में कसो, फेंक दो बाहर, ठीक है, घर हमारा है, हमारा ही रहेगा, ठीक है। तो इसको लेके यहां पर बाल गंगाधर तिलक जो है काफी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो गए थे, ठीक है। अब वो चाह रहे थे इस अधिवेशन के अध्यक्ष बनना, लेकिन नहीं बनाया गया, ठीक है। हुआ क्या कि ऐसा होता है कि जो जिस क्षेत्र में बिलोंग करता है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये बनारस में हो रहा है अधिवेशन, ठीक है, तो बनारस से किसी व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, ऐसा होता था, ठीक है। तो यहां पर ये जो व्यक्ति थे कौन? बाल गंगाधर तिलक, इनका मैक्सिमम टाइम बनारस के क्षेत्र में ही बीतता था, तो इनको इसलिए वहां पर अध्यक्ष नहीं बनाया गया। बर्दाश्त कर लिए, बोले कोई बात नहीं। लोगों ने, ठीक है, उनको बोला कि आप ऐसा कीजिए, अगले साल आपको अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो बाल गंगाधर तिलक यहां अध्यक्ष नहीं बनते हैं। अब समय आता है 1906 का, अगले साल 1906 में कांग्रेस का एक और अधिवेशन होता है, और यह अधिवेशन कहां होती है? यह अधिवेशन कलकत्ता में होता है। तो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है 1906 में, और इस अधिवेशन में, ठीक है, अध्यक्ष किसको बनाया जाना था? बाल गंगाधर तिलक को बनाया जाना था। लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि उनको अध्यक्ष नहीं बनाया गया। अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो अध्यक्ष फिर से चुन लिए गए, कौन? दादा भाई नौरोजी। और दिक्कत यह था कि दादा भाई नौरोजी जो है उस समय पर सबसे सीनियर लीडर थे ये, ठीक है, सबसे सीनियर लीडर थे कांग्रेस का। बाल गंगाधर तिलक भी इनका इज्जत करते थे, तो तिलक जो है कभी भी इनके विरोध में खड़ा नहीं हो सकते थे। यही ग्रेट पर्सनालिटी का एक खूबी होता है, ठीक है। जो अच्छे खासे मनुष्य होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर इंसानियत भरी होती है, उनकी यही क्वालिटी होती है कि जब सामने कोई रिस्पेक्टेड पर्सन होता है तो उसके सामने वो झुक जाता है, रिस्पेक्ट करता है। लेकिन जैसे ही देखिए कोई, ठीक है, मतलब छिटखोपरी टाइप का आदमी होता है यहां पर, उसी समय मारपीट कर लेता वो, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छे खासे मतलब नेता के रूप में जाने जाते थे। भारत के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो इनका सम्मान करते हुए बाल गंगाधर तिलक वहां से पीछे हट जाते हैं, और इस अधिवेशन में भी उनको अध्यक्ष का पद नहीं मिलता है। अब क्या होता है? अब लोगों ने इनको, ठीक है, मतलब आश्वासन दिया कि 1 साल और बर्दाश्त कर लीजिए, अगले साल आपको बना दिया जाएगा, पक्का डेफिनेटली आपको बना दिया जाएगा। ठीक, कोई बात नहीं, 1 साल और इंतजार किए, ठीक है। अब समय आया 1907 का, ठीक है। अब क्या होता है कि 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कहां? तो यह अधिवेशन सूरत में होता है। सूरत कहां है? तो गुजरात में आपको सूरत मिलेगा। इसी सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता बनाया जाना था किनको? बाल गंगाधर तिलक को। लेकिन अध्यक्ष किसको बनाया गया? रास बिहारी घोष को, ठीक है, रास बिहारी घोष को। चुपचाप रह, ठीक है, बोला मत तू, ठीक है, हाँ, चुपचाप रहा, बोला मत। रास बिहारी घोष, क्या डॉक्टर? तो लिख लीजिएगा, कौन सी बड़ी बात है इसमें,
ठीक है, लो डॉक्टर हम भी हैं, डॉक्टर हम भी हैं, ठीक है। अगले साल हमको मिल जाएगी डॉक्टरेट की डिग्री, इसी साल के लास्ट तक, ठीक है। तो मेरे नाम के भी आगे आप लोग लगाते फिरिए अब से। चलिए, तो रास बिहारी घोष जो है, ये रास बिहारी घोष जो है, इनके द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया। अब बात था कि अध्यक्षता इसकी करेगा कौन, बाल गंगाधर तिलक, लेकिन उनको नहीं किया गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोगों को लग रहा था कि गर्म मिजाज के आदमी है, आएगा अध्यक्षता करेगा, लोगों को भड़का के मारपीट करवा देगा, इसके लिए उनको नहीं बिठाया गया। अब जो है वो पूरा एकदम खिसियाल बैठा हुआ था ये आदमी, जितने भी बाल गंगाधर तिलक के मानने वाले लोग थे सब गुस्सा से उस अधिवेशन में बैठा हुआ था। अब उसी बीच में भाषण देने आते हैं कौन, रास बिहारी घोष। अध्यक्ष का काम होता है क्या, मतलब सभा को संबोधित करना, ठीक है। जो होता है ना कि मैनेजमेंट होता है, वो पहले आता है, ठीक है। किसी भी फंक्शन में जो मैनेजमेंट होता है वो आता है, लोगों को संबोधित करता है कि माननीय हम ये जो फंक्शन रखे हैं इस मकसद से रखे हैं, हमने इनको गेस्ट के रूप में बुलाया है, हमारा ये काम होगा, ऐसे संबोधित कर रहे थे ये। तभी बीच में से क्या होता है कि बाल गंगाधर तिलक के कोई सपोर्ट के एक व्यक्ति उठता है, चप्पल निकाल के खींच के मारता है कि इनको, रास बिहारी घोष, ठीक है। और यहीं पे क्या होता है कि गरम दल और नरम दल जो है, दोनों में भयंकर जो है 1-1.5 घंटा, ठीक है, जूतम पट्टी चलती है। और इसके बाद क्या होता है कि कांग्रेस यहीं पे 2 भागों में बट जाती है, ठीक है। मारपीट हुई और उसके बाद कांग्रेस 2 भागों में बट गया। एक को बोला गया क्या, गरम दल और नरम दल, ठीक है। कांग्रेस यहां बट गई 2 भागों में। गरम दल के नेता के बारे में पूछे कि कौन थे गरम दल के नेता, तो नाम याद रखेंगे कौन थे, ठीक है, लाल बाल पाल, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है। बाल से याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो ये जो है बन गए बाल। उसके बाद पाल में याद रखिएगा कौन थे, तो पाल से याद रखिएगा विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल। ये लाल बाल पाल में ये 3 नेता थे, पाल से विपिन चंद्र पाल, बाल से बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। ये तीनों के तीनों क्या थे, तो गरम दल से बिलोंग करते थे। एक और व्यक्ति थे जो गरम दल से बिलोंग करते थे, कौन थे वे, तो उनका नाम याद रखिएगा, वो उनका नाम था अरविंदो घोष, ठीक है, अरविंद घोष, ठीक है। रास बिहारी घोष, अरविंद घोष, दोनों में घोष लगा हुआ है। इस घोष की भी एक अपनी कहानी है, अभी बताएंगे। फिलहाल देखिए, गरम दल जो है, इस गरम दल की 4 नेता है, फेमस है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन से गरम दल के नेता थे, ठीक है। तो याद रखिए इस चारों का नाम, लाल बाल पाल एक हो गए और एक अरविंद घोष जो है ये गरम दल के थे। अगर क्वेश्चन आए कि नरम दल में कौन कौन से नेता थे, ठीक, यहां भी याद रखिएगा, ठीक। इसमें एक याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी जो थे, ठीक है, इनके बारे में एक याद रखेंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कौन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उसके बाद आप याद रखिएगा किसको, तो गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो याद रख लीजिएगा इनको भी, रास बिहारी घोष। ये लोग जो नेता था, ये कैसा नेता था, तो ये लोग नेता था नरम दल का, मतलब इनका दिमाग थोड़ा सा शांत रहता था। नरम दल कहने का मतलब है कि ये लोग जो है वो कुछ करने से पहले सोच लेते थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये लोग नहीं सोचता था, सोचता ये भी था, लेकिन कुछ ज्यादा जल्दी ये लोग सोच लेता था। ऐसा देखिएगा, होता क्या है ना कि जैसे ठीक है, एज में कुछ ऐसा डिफरेंस आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी का एज हो, ठीक है, 10 साल से 20 साल के बीच में किसी का एज हो, एक व्यक्ति जिसका एज 10 से 20 साल, एक व्यक्ति जिसका एज 20 से 30 साल मान लीजिए, एक मान लीजिए 40 साल, एक मान लीजिए 40 से 60 साल, ऐसे कुछ एज में आप बांट लीजिए। तो देखिएगा कि 20 से मतलब 10 से लेकर 20 साल के एज का जो बच्चा होगा ना, बड़ा मतलब कि एक्साइटेड रहेगा, वो हर बात में वो जो है ना एक्सट्रीमिस्ट रहेगा वो,
उससे बोलिए कि कल सुबह तैयार रहना, चांद पे चलना है, ठीक है, एकदम आना, कै बजे जाना है, 5 बजे, ठीक, तैयार रहेगा एकदम कि कहाँ चलना है, चांद पे चलना है, ठीक है, पूरा वो तैयार रहेगा। अगर मान लीजिए कि जैसे कहीं पे कोई झगड़ा हो जाता है, कहीं पे कोई झगड़ा हुए, ठीक है, और उस बच्चे को आके कोई बताए कि देखो वहां पे चलो ना, झगड़ा हो रहा, मतलब उसके किसी अपने के साथ कुछ हो रहा हो, और उस बच्चे से आके 18 साल का कोई बच्चा है, ठीक है, 14 साल का बच्चा है, उसको आके बताया जा रहा है कि झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तुम्हारे चाचा को या दादा को या पप्पा को कोई मार रहा हो, ठीक है, या फिर गाली दे दिया हो। अब वो बच्चा क्या करेगा, सीधे उठेगा, जाएगा, पहले मार करेगा, कंफर्म मार होगा। वो वहां जाने के बाद कोई समझौता नहीं, कोई बातचीत नहीं, उसके चाचा को गाली पड़ा था कि नहीं पड़ा था, इसका डिसीजन बाद में लिया जाएगा, पहले तो मार होगा। लेकिन वही जो है, आप मान लीजिए 40 साल से ऊपर के किसी व्यक्ति को अगर आप बताते हैं जाके कि आपके बेटे को या फिर आपके किसी, ठीक है, मतलब परिजन को जो है कोई गाली दे रहा हो, कोई पीट रहा हो, तो पहले वो जाएगा, ठीक है, देखेगा मैटर क्या है, उसके बाद समझाएगा कि छोड़ो, गाली दे दिया, क्या हो गया, छोड़ो, हटाओ साइड। तो उसी को नरम दल कहते हैं, और जो हर बात बात पे पिनक जाए उसको गरम दल, ठीक है। लेकिन इसका मतलब यहां पर यह भी नहीं था कि ये लोग जो है वो, ठीक है, नहीं सोचते थे या फिर बुरे लोग थे, नहीं, ये भी बहुत अच्छे थे। बात ये था ना कि ये लोग तंग आ चुके थे, और नया खून था, गर्म खून था, ठीक है। तो ये लोग तंग आ चुके थे अंग्रेजों से, अंग्रेजों की बातों से। बार बार वो कहता था कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन करता कुछ नहीं था। तो इसको लेके जो है ये लोग परेशान हो गए थे, तो विरोध कर रहे थे। बाकी इन लोगों का अपना तरीका था, तो दोनों का अलग अलग तरीका था। एक को गरम दल कहा गया, एक को नरम दल कहा गया। अब देखिए, गरम दल की जो नेता थे, जिनका नाम क्या था, अरविंद घोष। अरविंद घोष के बारे में याद रखिएगा, ये ना एक पत्रिका, मैगजीन निकालते थे, नाम था उसका युगांतर, ठीक है, क्या था, युगांतर, ठीक है। तो युगांतर नाम की मैगजीन छापते थे अरविंद घोष। उसमें जो है ना, मतलब अंग्रेजों को मन भर गड़ियाते थे। गड़ियाने का मतलब है कि उनके बारे में जितना भी अंग्रेजों के बारे में नेगेटिविटी होता था, ये सारा लिखते थे। गलत काम जितनी भी होता था अंग्रेजों का, वो सारा लिखते थे, ठीक है। तो क्या किया गया कि दिक्कत ये था कि जब लिखते थे उसमें ना, तो नीचे अपना नाम नहीं लिखते थे, खाली घोष लिखते थे। वो अंग्रेज टेंशन में रहता था कि लिखता कौन है। काफी दिन से खोज रहा था, ठीक है, कि मिले कि इससे फरियाए हम, ठीक है, और ये अपना नाम लिखते ही नहीं थे। फिर बाद में अंग्रेजों को पता चला कि एक घोष है जिसका नाम है रास बिहारी घोष। अब इस घोष के चक्कर में ये बेचारे पकड़ा गए, ठीक है, और इनको पकड़ के सर्विसिंग किया गया कुछ दिन बढ़िया से इनको, ठीक है, बहुते मार मारा, बहुते टॉर्चर किया गया इनको। बाद में पता चला कि ये अरविंद घोष है, और वो कौन है, तो बाद में माफी मांग के इनको छोड़ दिया गया और इनको पकड़ लिया गया। इन पे केस चला, लेकिन दिक्कत क्या था कि कोई भी मतलब सबूत अंग्रेजों को नहीं था इनके खिलाफ कि यही लिखते थे, इसके लिए इनको छोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, गरम दल और नरम दल का कंसेप्ट था, ठीक है। तो ये अधिवेशन 1907 की सूरत अधिवेशन की हम बात कर लिए। इसके बाद कांग्रेस की अगली अधिवेशन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है 1910 की अधिवेशन, 10 की नहीं, 11 की अधिवेशन, ठीक है। 11 के बाद 1916 का अधिवेशन, 16 के बाद, ठीक है, 17 का अधिवेशन, 17 के बाद 20 का अधिवेशन, 20 के बाद 23 का अधिवेशन, 23 के बाद 25 का अधिवेशन, 25 के बाद 29 का अधिवेशन, फिर उसके बाद में 31 का अधिवेशन, फिर उसके बाद में 37 का अधिवेशन, फिर उसके बाद में 40 का अधिवेशन, और फिर उसके बाद में 40 से 46 एक ही साथ हुआ था, और फाइनली 1948 का अधिवेशन खत्म अधिवेशन, ठीक है। तो हम लोग कुछ और देखिए, सारा अधिवेशन नहीं पढ़ेंगे, जो काम की चीजें हम आपको वही पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो इतना, हाँ बहुत तो है, ठीक है, लेकिन उतना भी नहीं, ठीक है। तो इतना जो है वो पढ़ के आप लोग आइए, कल के क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके आगे की अधिवेशन को, ठीक है। जैसे 11 से लेकर जहां तक हम लोग कल जा पाए, उम्मीद है कि कल खत्म करिए देंगे अधिवेशन को। इसके बाद हम लोग आगे आएंगे, ठीक है, किसके ऊपर, तो जो मतलब हाँ गरम दल में कुछ अलग अलग घटनाएं हुई थी उस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे बंगाल विभाजन एक महत्वपूर्ण घटना थी, तो उन सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो फिलहाल हम अपनी क्लास को आज यहीं तक सीमित रखते हैं, ठीक है। चलो वीडियो बंद करो ना। अच्छा आप लोग